आज के ललन टॉप शो में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच पर। क्या हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, क्योंकि ओडीआई में हमारी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बाद हो रही है। इस मैच की हाई और लो पर चर्चा करेंगे, फिर रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां 3 बड़े मुद्दों पर सुनवाई हुई। समय रैना का केस, रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनय चंद्रचूड़ की दलीलें और इमरान प्रतापगढ़ी को इंस्टाग्राम रील की वजह से क्या सज़ा होगी। सवाल ये भी कि क्या बिहार के एमएलसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। इसके बाद रुख करेंगे राज्यों की विधानसभाओं का, जहां से दिन भर सुर्खियां बनती हैं। मसलन औरंगजेब को लेकर बहस महाराष्ट्र की विधानसभा में चली, यूपी में मेन गेट पर विधायक ने गुटखा खाकर थूका और फिर विधानसभा अध्यक्ष को गुप्त हड़काई देनी पड़ी। इसके अलावा बिहार में सीएम नीतीश और नेता विपक्ष तेजस्वी में तीखी बहस। आखिर में दिन की सुर्खियां। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by itel and American Pistachios. फिर एक आईसीसी टूर्नामेंट, फिर एक नॉकआउट मैच और फिर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले नतीजों और सांसों को ऊपर और नीचे करने वाले मोमेंट्स पर बात करेंगे, पर न्यूज़रूम का हाल देखते हैं। आज हुए सेमीफाइनल मैच का हाल। भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 265 रन का लक्ष्य हमें मिला था फाइनल मुकाबले में। सबकी सांसें अटकी हुई थी कि मैच किस तरफ जाएगा, लेकिन विराट कोहली के 84 रन, आखिर में केएल राहुल की वो नॉट आउट 40+ की पारी, टीम इंडिया ने 49वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा ये अभी नहीं पता, लेकिन 2017 के बाद 2024 में अब भारत एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेलता हुआ नजर आएगा। बात ऐसी है कि दुबई की पिच देखकर ये तो क्लियर था कि 300+ वाली नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि 180-200 वाली विकेट है या 270-280 वाली। यही कन्फ्यूजन था कि रोहित जब टॉस के लिए उतरे तो वो खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रहे थे कि टॉस जीतकर क्या करेंगे। सिक्का उछलकर नीचे आने के साथ ही ये कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि रोहित टॉस हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग चुनी। तीसरे ओवर में ही शमी ने पहला विकेट निकाला। ओपनर कूपर कोहली को डक पर आउट किया, यानी 0 पर। दूसरे छोर पर थे ट्रेविस हेड। ये नाम सुनते ही हेडेक हो जाता है। रेफरेंस 19 नवंबर 2023। हेड ने फिर से गैस पैडल पर पैर रखा, 5 चौके मारे, 2 छक्के, 32 गेंद पर 39 रन बनाए और तभी वरुण चक्रवर्ती की हल्की फ्लाइट डिलीवरी पर मिस टाइम कर दिया और लॉन्ग ऑफ पर शुभमन गिल ने बढ़िया रनिंग कैच लिया। एक टेंशन टली तो दूसरी चली। स्मिथ जम गए, एक छोर संभाला और 73 रन की पारी खेली। शमी ने फुल टॉस पर बोल्ड किया, दूसरी टेंशन कम हुई। मैक्सवेल ने आते ही छक्का मारा, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने उन्हें बोल्ड कर दिया। सब सही चल रहा था जब तक एलेक्स ने इनिंग कैरी करनी शुरू नहीं की। 49 बॉल पर 50 की, कुल रन बनाए 61। इन पारियों का असर रहा कि ऑस्ट्रेलिया 264 के स्कोर तक पहुंचा। शमी ने 3 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती और जडेजा ने 2-2। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको बता ही चुके हैं। इंडियन बैटिंग का कुल जमा जो एनालिसिस है वो भी सुनिए। जिस तरीके से टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया को 264 रन पर रोका, मोहम्मद शमी के 3 विकेट, उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती के 2 विकेट, लेकिन चेस करते हुए विराट कोहली ने शानदार 84 रन की पारी खेली। अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाई रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। रोहित शर्मा ने अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी की। पहले 5 ओवर में 30 रन हमारे स्कोरबोर्ड पर आ गए थे, लेकिन शुभमन गिल उसके बाद बोल्ड हुए, आउट हो गए। विराट कोहली खेलते रहे। रोहित शर्मा का विकेट भी हमने 10 ओवर के अंदर ही खो दिया। उन्होंने 28 रन की पारी खेली, लेकिन विराट कोहली एक एंड पर खेलते रहे और वनडे क्रिकेट में जिस तरीके की बैटिंग चाहिए वो आखिर तक मैच को लेकर गए। उसके अलावा अगर विराट कोहली के अलावा हम बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 45 रन की पारी खेली, अक्षर पटेल ने 27 रन बनाए और आखिर में केएल राहुल ने नॉट आउट 42 बनाए। हार्दिक पांड्या ने भी 28 रन की 24 गेंदों पर एक पारी खेलकर मैच जो आखिरी ओवरों में फंसा हुआ नजर आ रहा था उसे निकाल दिया। केएल राहुल आखिर तक नॉट आउट रहे और विनिंग 6 लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। लेकिन एक टीम कॉम्बिनेशन, एक टीम की तरह जिस तरीके से इंडियन बैटिंग ऑर्डर खेला, आखिर तक मैच हम इसी वजह से निकाल पाए और फाइनल में अब टीम इंडिया पहुंच गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी ही ऐसी है कि जब ये दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट में टकराती हैं तो बड़ा बज़ रहता है। कुछ खास ऐसे मैचेस आपको याद होंगे, थोड़ा नॉस्टैल्जिया देख लीजिए।
2003 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2007 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2011 का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल और भी। और इसी राइवलरी में आज के मैच का नाम भी जोड़ लीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। फाइनल होगा 9 मार्च को। इस खबर में फिलहाल इतना ही। That's the power of the statue. सबसे पहले बात महाराष्ट्र विधानसभा की। पूरा दिन हंगामे से भरा रहा। कार्रवाई शुरू होते ही शिवसेना के विधायकों ने सपा विधायक और पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी के निलंबन की मांग की। वजह उनका औरंगजेब पर दिया बयान। 3 मार्च को अपने बयान में अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर और असहिष्णु शासक नहीं था, उसके बारे में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। आजमी के इस बयान पर बहस शुरू हुई। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा अबू के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा उसने पहले शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, जो चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा, ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। इसके बाद आज महाराष्ट्र विधानसभा में विवाद शुरू हुआ और ये दृश्य सामने आए। हंगामे के बाद अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई पेश की, माफी मांगी। कहा मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कल 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। बयानबाजी की आंच महाराष्ट्र के बाहर भी पहुंची। यूपी के सहारनपुर से सांसद और कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इस मांग का समर्थन किया। कहा औरंगजेब के जमाने में देश अखंड था। कैलाश मानसरोवर को किसने भेजा? जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था। ये पढ़िए पहले। मैं कह रहा हूं, मैं किसी की ना किसी की तारीफ कर रहा हूं, ना किसी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान मत बांटो। ज्ञान पहले पढ़ो, फिर उसके बाद बोलना। राजनीतिक विरोधियों ने इस पर भी पलटवार किया। ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ चुके। अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। महाराष्ट्र विधानसभा की अपडेट यहीं तक। अब चलते हैं यूपी, जहां गुटखे की पीक ने पहली सुर्खी बनाई। सुबह 11 बजे आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी थी। इससे पहले अध्यक्ष सतीश महाना सदन पहुंचे। एंट्री गेट पर थूके गए गुटखे के निशान को देख नाराजगी जताई। कार्रवाई की शुरुआत में स्पीकर ने कहा, एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया। मैंने सीसीटीवी में विधायक को देख लिया है।
खुद आकर अपनी गलती मान लें तो ठीक रहेगा। सभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी, तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। लोग कयास लगाते रहे कि ये तुक्कूराम कौन है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो गुटखा किसने थूका। कार्रवाई आगे बढ़ गई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, पीडीए के नाम सुनते ही आप चिढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप छात्रों के प्रति उदार हैं, टैबलेट बांटते हैं, इस पर विचार कीजिए। भारत संविधान के अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार खंड दिया गया। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। माननीय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप तो नाराज हो जाते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इन्हें संविधान ने अधिकार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, सहारा लिया सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव और कुंभ का। मुझे बहुत अच्छा लगा, उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहाँ तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं, और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। और इसीलिए अच्छा ही है, पर उपदेश कुशल होते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती, और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। यूपी विधानसभा से अब रुख करते हैं पड़ोस के बिहार का। बजट सत्र कल डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया। प्रमुख घोषणाओं को हमने पिछले शो में दिखाया था। इसके बाद आज चर्चा शुरू हुई। कल तक जो सीएम नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव सदन में एक दूसरे से इशारेबाजी कर रहे थे, आज खिलाफ खड़े थे। शुरुआत हुई नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से। उन्होंने कहा, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, आम आदमी मारा मारा। साथ ही लालू यादव सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। इस पर सीएम नीतीश ने पलटवार किया। कहा, तुम्हारे पिता को भी हमने ही बनाया है, तुम्हारी जात के लोग कहते थे ऐसा मत करो। साथ ही इल्जाम लगाए सूबे में जंगल राज फैलाने के। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। बहस हुई तेजस्वी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में भी। बयानों की आंच एक दूसरे के परिवार तक चली गई। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। विधानसभा से एक अपडेट छत्तीसगढ़ से भी है, जहां पर विष्णुदेव साय सरकार ने बजट पेश किया। सुर्खी दो चीज़ों पर बनी। एक, बजट में स्कूली शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवंटन, और दूसरा नक्सल प्रभावित इलाकों में पर्यटन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब वहां पर लगातार सुरक्षा बलों का डोमिनेंस बढ़ रहा है। होम स्टे की योजना शुरू हो और बस्तर से जो लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं उन सब लोगों को लेकर एक नई इंडस्ट्रियल फोर्स और एक नई सुरक्षा फोर्स भी तैयार की जाए।
इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं रायपुर से हमारे साथी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के दूसरे बजट में कई नई बातें देखने को मिली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिनका व्यापक असर पड़ने वाला है। युवाओं के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के एक बड़ा इंस्टीट्यूट नया रायपुर में बनाया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश के उन तमाम यूथ को साधने की कोशिश है जिनके मन में यह बात चलती है कि राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए उनको कौन से नए इंस्टीट्यूट मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ITI कॉलेज हैं, उनमें नए सेक्टर को लाया जाएगा। वित्त मंत्री OP चौधरी ने विधानसभा में इस बात को रखा है कि अब जो सेक्टर पहले से चल रहे हैं उसके अलावा जिन क्षेत्रों से रोजगार मिले उसको उन ITIs में और पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक मिलेंगे। इस पूरे बजट के दौरान यह देखने को मिला कि OP चौधरी का विजन जो है वो नए सेक्टर तलाशने में है। उदाहरण के लिए बस्तर एक नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन साथ ही वहाँ पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए वहाँ पर होम स्टे शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इससे क्या होगा कि बस्तर के इलाके में जो यूथ हैं जो दिशा भटक जाते हैं उनको अगर ट्रेनिंग दी जाती है होम स्टे की तो बस्तर में टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और पहली बार देखने को मिल रहा है किसी का ध्यान टूरिज्म की ओर इतने बेहतर तरीके से गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गृह प्रवेश प्रोत्साहन योजना, इसके जरिए प्रदेश के लाखों लोग जिनका प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास की राशि जो है वो कुछ हद तक कम पड़ती है क्योंकि वो जो गणना है वह 2016 की है। तो मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के तहत उन ग्रामीणों को जिनको आवास मिल रहा है जब वो गृह प्रवेश करेंगे उस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। इससे कुछ हद तक उनके पास जो राशि है उसमें उनको राहत मिलेगी, उनका जो खर्च हुआ है उसमें थोड़ी उनको राहत मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस बजट में महतारी वंदन योजना के लिए राशि रखी गई है। महतारी वंदन का आशय सीधे सीधा यह है कि जिसने चुनाव के दौरान गेम चेंजिंग भूमिका अदा की थी, इस बजट में भी महतारी वंदन के जरिए प्रदेश के लगभग 70 लाख महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो एक तरफ युवा हैं, एक तरफ महिलाएं हैं, साथ में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें रिंग रोड का जाल बिछाने की बात कही गई है। सभी सेक्टर को साधने की कोशिश वित्त मंत्री OP चौधरी के द्वारा की गई है। अब बात कोर्ट के राउंड अप की, कुछ मुकदमे, कुछ टिप्पणियां और कुछ फैसले। सबसे पहले बात इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद की। आपको पता ही है इस शो के एक एपिसोड में हुई विवादित बातों पर देश के अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत के लिए याचिका दायर की थी। मामला गया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच के सामने। कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी लेकिन कुछ सख्त टिप्पणियां भी की। ये हमने आपको ललन टॉप शो के पिछले एपिसोड में विस्तार से बताई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस केस की अगली तारीख लगी 3 मार्च को। इस दिन जजों के सामने रणवीर इलाहाबादिया का एक एप्लीकेशन पहुंचा। उन्होंने दरख्वास्त की कि कोर्ट अपना 18 फरवरी का आदेश वापस ले। अदालत ने रणवीर को कहा था कि वो यूट्यूब पर अपने शो का और कोई एपिसोड न जारी करें। 3 मार्च की सुनवाई के दौरान रणवीर के वकीलों ने कहा कि अदालत शो शुरू करने की इजाज़त दे ताकि उनकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का घर चल सके क्योंकि कमाई रुकी पड़ी है। याचिका पर जिरह करते हुए रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा, मुझे पता है कि उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, लेकिन वो तमाम लोगों के इंटरव्यू करते हैं, इस वजह से उनकी आजीविका चलती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद उनके पास वकील हायर करने के भी पैसे नहीं होंगे। अभिनव चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि रणवीर को आदेश दें कि वो एक भी आपत्तिजनक शब्द न बोले। इसके बाद बेंच ने अपना 18 फरवरी वाला आदेश मॉडिफाई किया और रणवीर को अपने शो के एपिसोड रिलीज करने की अनुमति दे दी। पर अदालत इतने पर नहीं रुकी। उन्होंने कॉमेडियन समय रैना पर भी टिप्पणी की, लेकिन इस टिप्पणी को समझने के लिए आपको संदर्भ समझना होगा। दरअसल लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी जब से शुरू हुई तब से कॉमेडियन समय रैना विदेश में शोज कर रहे हैं। वकीलों का कहना है शोज हैं इसलिए वो अभी भारत आकर जांच में सहयोग नहीं कर पा रहे। इसी क्रम में कनाडा के एडमिंटन में उनका एक शो आयोजित हुआ। इसमें समय रैना पहुंचे, कहा कि माना कि मेरा टाइम खराब चल रहा, लेकिन याद रखिएगा मैं समय हूँ। समय रैना ने यह भी कहा कि शोज के टिकट्स की बिक्री से उनकी लीगल टीम की फीस अदा की जा रही है। 3 मार्च की सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये यंगस्टर ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम आउटडेटेड पीढ़ी हैं। उनमें से एक कनाडा गया, उसने तमाम टिप्पणियां की। उन्हें नहीं पता कि इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है और ये अदालत क्या कर सकती है। हम बस करना नहीं चाहते क्योंकि वो युवा हैं और हम ये बात समझते हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ये टिप्पणी कर रहे थे तो रणवीर इलाहाबादिया के वकीलों ने दलील दी कि हमारा उस व्यक्ति यानी समय रैना से कोई संबंध नहीं है। इस पूरे केस में एक अपडेट समय रैना के स्वास्थ्य को लेकर भी आया। यूट्यूबर श्वेताब गंगवार ने कहा कि उन्होंने हाल फिलहाल समय रैना से बात की और वो टूट चुके हैं। अपने चैनल पर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वो इंसान टूटा है। जब ये विवाद शुरू हुआ था तो मैं भी उसके अंदर उसी पुराने समय रैना को देख सकता था, लेकिन जब मैंने उससे आखिरी बार बात की तो एक टूटा हुआ इंसान देखा जो डरा है, दुखी है और डिप्रेस्ड है। श्वेताब ने यह भी दावा किया कि उस विवाद में शामिल रणवीर इलाहाबादिया, पूर्व मखीजा और आशीष चंचलानी भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। हालांकि 3-4 मार्च की रात पोस्ट किए गए इस वीडियो को कुछ देर बाद चैनल से हटा दिया गया।
समय रणवीर केस में फिलहाल इतना ही। अब अदालत से अगला अपडेट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी। उनका ये वीडियो देखिए। ए खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। जनवरी 2025 इमरान प्रतापगढ़ी इस महीने गुजरात के जामनगर पहुंचे, एक शादी में शिरकत की और एक रील अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की। इसमें बैकग्राउंड में जो गीत सुनाई दे रहा है, सारी लड़ाई उस पर है। इसके बोल ठहरे, खून के प्यासों बात सुनो। बोल गुजरात पुलिस को नागवार गुजरे। 3 जनवरी को इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगी। धारा 196 धर्म, जाति, बर्थ प्लेस, रेजिडेंस और भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। धारा 197 राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान। 302 व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना। धारा 57 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को अपराध के लिए उकसाना या समर्थन देना। ध्यान रहे, ये सारी धाराएं एक इंस्टाग्राम रील में इस्तेमाल एक कविता को आधार बनाकर लिखी गई। FIR खारिज करवाने सांसद गए गुजरात हाई कोर्ट। कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा, पोस्ट पर लोगों की आई प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि संदेश को इस तरह से पोस्ट किया गया कि सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचे। फिर इमरान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मामला गया जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच के सामने। कोर्ट ने 3 मार्च को फैसला सुरक्षित किया। गुजरात पुलिस को कुछ सख्त बातें कही, मसलन संविधान के अस्तित्व में आए 75 साल हो गए हैं, कम से कम अब तो पुलिस को एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा। FIR दर्ज करने से पहले थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। ये कविता वास्तव में अहिंसा को बढ़ावा देती है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से लेना देना नहीं है। ये तो पुलिस पर टिप्पणी हुई। अब समझते हैं इस केस की सुनवाई के दौरान जिरह क्या हुई और इसके लिए पक्षों को जानिए। याचिकाकर्ता इमरान प्रतापगढ़ी के वकील कपिल सिब्बल, गुजरात सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अब जिरह सुनिए। तुषार मेहता कहते हैं कि इमरान के मुताबिक ये कविता फैज़ अहमद फैज़ या हबीब जालिब की है, लेकिन ये उनका स्तर कभी नहीं हो सकता। ये एक सड़क छाप कविता है। कपिल सिब्बल, मेरी कविताएं भी सड़क छाप हैं। तुषार मेहता, नहीं, इनकी कविताएं तो बहुत अच्छी हैं। इस पर जस्टिस ओक कहते हैं, मैंने मजाक में अपने भाई यानी जस्टिस भुइयां से कहा, ब्रदर जज से, कि कपिल सिब्बल अपनी कविताओं को सड़क छाप ना कहें, एक दिन आपको मेरे लिए भी कविता लिखनी होगी। इस पर तुषार मेहता ने कहा, इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा इस्तेमाल की गई कविता के बारे में बोलते हुए कि मैं नहीं मानता कि ये कोई कविता है। शेर कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, शेर या तो होता है या नहीं होता। जस्टिस ओक ने कहा, तो अब आप कविता लिखने में उनसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। कपिल सिब्बल बोले कि ये यानी तुषार मेहता बस कोशिश नहीं कर रहे, वरना इनका इस फील्ड में बहुत ज्ञान है। इस पर जस्टिस ओक ने कहा, इनके पास समय नहीं है। तुषार मेहता बोले कि नहीं, मेरे पास समय है, लेकिन लोग कहते हैं कि कवि बनने के लिए आपको प्रेम करना होगा और मैंने कभी नहीं किया। इस मित्रवत बातचीत के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे डिलीवर करने की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अब बात कोर्ट की हो रही है तो एक और अपडेट बिहार का। ये जश्न मनाते शख्स हैं सुनील सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के नेता। कहने वाले इनको बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई भी कहते हैं। पिछले कुछ महीनों तक ये बिहार विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। नाम के आगे MLC लिखा मिलता था, लेकिन 13 फरवरी 2024 को सदन के अंदर की टिप्पणी के बाद MLC वाला प्रीफिक्स काट दिया गया। विधान परिषद में सुनील सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पलटू शब्द का इस्तेमाल किया, साथ ही उनकी मिमिक्री करने लगे। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। JDU और BJP नेताओं ने कहा सुनील सिंह का आचरण अमर्यादित है, खेद प्रकट करने को कहा गया। सुनील सिंह नहीं माने। विधान परिषद की आचार समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने जुलाई 2024 को मामले में रिपोर्ट सौंपी। चर्चा हुई, MLC की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया और ये पास हो गया। 26 जुलाई 2024 को सुनील सिंह सदस्यता गंवा बैठे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 25 फरवरी 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने फैसला सुनाया और उनकी विधान परिषद की सदस्यता बहाल कर दी। आदेश मिलने के बाद वो वापस सदन में दिखते, लेकिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फैसला आए हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन विधान परिषद अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहे, सदस्यता बहाल नहीं हो रही। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। तमाम बातों के साथ उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे देश में बाध्यकारी हैं, तुरंत पालन किया जाना चाहिए, पर इस देरी को अनुपालन न करना माना जा सकता है, अदालत की अवमानना हो सकती है। बजट से जुड़े अपडेट यहीं तक। अब सुर्खियां।
पहली सुर्खी महाराष्ट्र से। देवेंद्र फडणवीस सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और एनसीपी अजित पवार नेता धनंजय मुंडे ने 4 मार्च को मंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर एक्स पर लिखा, बीड जिले में संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा मिले, ये मेरी पहले दिन से मांग रही। कल जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर दुख हुआ। मामले की जांच पूरी हो चुकी है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी। जहां तक इस्तीफे की बात है, मेरी तबीयत ठीक नहीं जिसके चलते मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आईं। श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। जो मुख्यमंत्री ने नागपुर के अधिवेशन में जवाब दिया था वो सब झूठ दिया था। आप पूछेंगे ये संतोष देशमुख केस क्या है, इसका जिक्र मुंडे कर रहे हैं। कहानी जानने के लिए 2 नाम याद करिए, वाल्मीकि कराड और सुदर्शन धुले। अब आगे कहानी। महाराष्ट्र के बीड जिले में मस्साजोग नाम का गांव के सरपंच का नाम संतोष देशमुख। 29 नवंबर 2024 को बीड में एक विंडमिल कंपनी के कर्मचारियों का सुदर्शन धुले ने अपहरण किया। छोड़ने के बदले 2 करोड़ की फिरौती मांगी। 6 दिसंबर सुदर्शन ने कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट की। बीच बचाव किया सरपंच संतोष देशमुख ने। 7 दिसंबर को पुलिस ने तहरीर पर सुदर्शन धुले को गिरफ्तार किया। 8 को वो जमानत पर बाहर आया, पर वो एक दिन में कैसे बाहर आया, यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है वाल्मीकि कराड की। खबरों के मुताबिक वो सुदर्शन धुले का दोस्त था, साथ ही सूबे मंत्री धनंजय मुंडे का भी पुराना दोस्त। रसूख का इस्तेमाल का आरोप लगा। वाल्मीकि ने सुदर्शन की जमानत करवा दी। फिर 9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण हुआ और कुछ देर बाद उनकी लाश मिली। इल्जाम लगा सुदर्शन धुले पर। प्रोटेस्ट शुरू हुए, न्याय की मांग हुई। वाल्मीकि कराड का नाम आया। 31 दिसंबर को इस दिन वाल्मीकि कराड, सुदर्शन धुले और 5 लोगों को मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 के तहत गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी 2025 को राज्य पुलिस की सीआईडी ने चार्जशीट दायर की और कहा हत्या के पहले संतोष देशमुख को प्रताड़ित भी किया गया। अर्धनग्न कर उन्हें पीटा, उन पर पेशाब की गई। डिटेल सामने आए तो वाल्मीकि करीबी मंत्री धनंजय मुंडे पर भी गाज गिरी। लोग राज्य सरकार पर इल्जाम लगाने लगे, मंत्री को बचाया जा रहा है। राज्य सरकार इन आरोपों से बचती रही, लेकिन आखिरकार 3 मार्च को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे और उनके पॉलिटिकल आका एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की। इस्तीफे की बात साफ की गई और अब ये सेहत की वजह बताई गई। अगली सुर्खी शेयर मार्केट से। भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दौर बरकरार है। निफ्टी 50 4 मार्च को लगातार 10वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी करीब 37 अंक नीचे 22,083 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 96 अंक गिरकर 72,979 पर। निफ्टी 50 आधिकारिक तौर पर पहली बार अप्रैल 1996 में लॉन्च हुआ था। तब से लेकर पहली बार इसमें लगातार 10 दिन गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले 28 दिसंबर 1995 से 10 जनवरी 1996 तक ये 10 दिन लुढ़का था। भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट दिख रही है उसके पीछे कई वजहें बताई जा रही। मुख्य 2, पहला विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी विदेश में मौजूद बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स का भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिका और चीन के मार्केट में लगाना, और दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान और उससे उपजी ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका। इस पर और डिटेल चाहते हैं तो हमारे फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी का आज का एपिसोड जरूर देखें। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नौ। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।